गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा आप सब ठीक होंगे। तो अपना जो टॉपिक था सेल एंड बैटरी वो चल रहा है, ठीक है, चल रहा था। अपन आज आगे चर्चा करते हैं। तो सभी लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को, और नोटबुक निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी सेल बैटरी अपना चल रहा था। सेल बैटरी में अपन ने सेल और इससे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक एंड इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड फेराडे के जो दोनों नियम थे वो पढ़े थे। एंड प्राइमरी सेल अपन पढ़ चुके थे, 6 प्रकार के थे, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं सेकेंडरी सेल, ठीक है, द्वितीयक सेल बोलते हैं जिनको, ठीक है। सभी जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कीजिए और आगे फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, पहले तो देखो सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल एक बार डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं अनावेशित, डिस्चार्ज को बोलते हैं अनावेशित होने के पश्चात होने पर दोबारा चार्ज या आवेशित किए जा सकते हैं। इनकी जो रासायनिक क्रिया है वो दोबारा से पुनर्आवेशित हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे सेल जिनको एक बार डिस्चार्ज होने पर दोबारा चार्ज अपन कर सकते हैं और जिनको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी सेल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। और इनका देखो सेकेंडरी सेल है और इनका ईएम जो है वो भी अधिक होता है, ठीक है। और अब देखिए 3 प्रकार के, 1 नंबर पे होता है अपना लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, इसको बोलते हैं सीसा संचायक सेल, गीला द्वितीयक सेल, ठीक है। अपन एक एक तीनों सेल को डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक सेल को अपन उसी तरीके से देखेंगे कंस्ट्रक्शन सहित, ठीक है। देखिए लेड एसिड सेल है, सीसा संचायक सेल सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, ठीक है। लेड एसिड सेल हो गया अपना। अब देखो इसका जो पात्र होता है वो कठोर रबड़ से बना होता है, ठीक है। जैसे ये अपना पात्र, इसका पात्र है, ठीक है, ये इसका पात्र है, ये कठोर रबड़, ठीक है, कठोर रबड़ संश्लेषित रबड़ आता है उससे बना होता है, ठीक है, कठोर रबड़ से बना होता है। जो वोल्टामीटर है जिसके अंदर रासायनिक क्रिया संपन्न होती है वो ठोस रबड़, इसका जो पोर्ट है बाह्य आवरण ठोस रबड़ से बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से केमिकल होता है ना, इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो ये ठोस रबड़ से बनाया जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या होती हैं, प्लेटें होती हैं, ठीक है, प्लेटें होती हैं सेकेंडरी सेल में, ठीक है। तो इसके अंदर प्लेटें होती हैं इसमें क्या होते हैं, प्लेटें होती हैं,
ठीक है, इसमें से प्लेटें होती हैं। वेंट प्लग होता है ऊपर ऊपर, ये वेंट प्लग होता है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 वही होता है तनुगंधक अम्ल। ठीक है, तनुगंधक अम्ल H2SO4 डाला जाता है। ठीक है, नीचे क्या लगाए जाते हैं, इसमें सेपरेटर लगाए जाते हैं। ये तल होता है, इस पे सेपरेटर। ठीक है, सेपरेटर पृथककारी बोलते हैं जिनको। ठीक है, पृथककारी बोलते हैं सेपरेटर। अब देखो वेंट प्लग हो गया, ये अपना माइनस टर्मिनल। ठीक है, ये है माइनस, ये है प्लस टर्मिनल, ये है कैथोड, ये है एनोड। ठीक है, कैथोड एनोड। ठीक है, ये प्लेटें होती हैं। ठीक है, जो स्पंजी लेड की बनाई जाती हैं। ठीक है, प्लेटें जो होती हैं वो स्पंजी लेड की बनाई जाती हैं। देखो पॉजिटिव प्लेट, धन प्लेटें हैं, प्लेट संख्या। ठीक है, धन प्लेट संख्या। ठीक है, जो धन प्लेट है ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होती है, एक कम होती है, वो भी किससे, ऋण प्लेटों से। ऋण प्लेटें एक कम रखी जाती है। ठीक है, धन प्लेट को जी संख्या होती है, धन प्लेटें होंगी, उनकी जो ऋण प्लेटें हैं उसकी एक संख्या कम रखी जाती है, ऋण प्लेटों से एक संख्या कम रखी जाती है। जैसे मान लो इसके अंदर क्या है, नेगेटिव प्लेटें 5 हैं। ठीक है, तो धन प्लेटें कितनी होंगी, 4 होंगी, यानी एक कम होगी। ये ध्यान रखना, ये इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि सेल दोनों ओर से कार्य कर सके। एक बार डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर वापस से अपन चार्ज करेंगे, जब ये इस कंडीशन यानी दोनों ओर से सेल काम कर सके, इसलिए एक संख्या अधिक रखी जाती है। किसकी, ऋण प्लेटों से, ऋण प्लेटों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जैसे प्लस पॉजिटिव ये हो गई, देखो 1 2 3 4। ठीक है, जबकि धन प्लेट, ठीक है, एनोड प्लेटें कितनी हैं, 1 2 3 4, और ऋण प्लेटें 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, तो ऋण प्लेटें अपने कितनी होगी, 5, एक संख्या कम रखी जाती है किनकी, धन प्लेट की। ठीक है, नेगेटिव प्लेटों से धन प्लेट एक अधिक होती है, ध्यान रखना। नेगेटिव प्लेट 5 हैं तो इसमें 4 हैं, ये ध्यान में देख लो आपके सामने। ये क्या है, 1 2 3 4, कौन सी प्लेटें हैं, पॉजिटिव प्लेटें 4 हैं, तो धन प्लेट, ऋण प्लेटें कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 होगी। ठीक है, 5 प्लेट हैं, इस तरह सेपरेट होती हैं अलग अलग। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 तनुगंधक अम्ल डाला जाता है। ठीक है, अब देखो इस सेल के अंदर ये जो प्लेटों की संख्या है, ठीक है, दोनों की, वो विषम संख्या में होती है, 11 13, रूढ़ संख्या 11 13 17, ठीक है, 19, ऐसे रूढ़ संख्या में होती हैं, 23 25, ठीक, ऐसे रूढ़ संख्या में होती हैं, दोनों ओर से कार्य कर सके। अब देखो दोनों प्रकार की प्लेटें होती हैं, PbO3 जो प्लेट है, प्लेटें PbO3, ठीक है, PbO3 Pb3O4 Pb3O4 की लुगदी से बनाई जाती हैं। ठीक है, Pb
O3, ठीक है, रेड लेड बोलते हैं इसको, रेड लेड, इसको स्पंजी लेड भी बोलते हैं, रेड लेड की बनी होती है, यानी प्लेटें इसके अंदर किसकी बनी होती हैं, रेड लेड लुगदी की बनाई जाती हैं, पेस्ट की बनाई जाती हैं, रेड लेड Pb3O4 की बनाई जाती हैं। ध्यान रखना, प्लेटें जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्लेटें हैं वो इस मटेरियल की बनाई जाती हैं, PbO3O4, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर, इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, रासायनिक क्रियाएं होंगी, तो रासायनिक क्रियाएं सेकेंडरी सेल में इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चन इससे भी पूछता है वो, ठीक है। तो एक बार अपन रासायनिक सेल में देखो प्लेटें होती हैं, रेड लेड लुगदी की बनी होती हैं, PbO4, ये देखो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ये आप 11, 13, 17 ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा अब देखो इधर देखना एक बार, रासायनिक क्रियाएं ठीक है, रासायनिक क्रिया क्या होगी, देखो सबसे पहले फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्मिंग क्या होता है, फॉर्मिंग किसे कहते हैं, फॉर्मिंग देखो यह फॉर्मिंग किसे कहते हैं, जब सेल का निर्माण किया जाता है तो ये सेल के जो निर्माण करने वाला होता है सेल का, उसके द्वारा फॉर्मिंग क्रिया की जाती है। तो इसमें तनुगंधा का अम्ल भर दिया जाता है और यह प्राय बैटरी के विक्रेता द्वारा ही कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो अपन एक सेकेंडरी सेल लेके आएंगे तो वो एक तरह से सील्ड होगा, उसमें तनुगंधक अम्ल भरा जाएगा। तो सबसे पहले नए सेल के अंदर जब अपन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो यह क्रिया अपन बोल सकते हैं फॉर्मिंग कहलाती है, और ये बैटरी के विक्रेता द्वारा ही कर दिया जाता है, ठीक है। इसके निर्माण करने वाला जो होता है उसके द्वारा ये क्रिया की जाती है। स्टार्टिंग में इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं अपन, फिर क्या करेगा वो, इसको चार्ज करेगा, ठीक है, इसको अपन को वो चार्ज करके देगा, तो देखो चार्ज करेगा वो, तो चार्जिंग के दौरान अब फॉर्मिंग क्रिया होगी, यानी सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना। अब देखो सेकंड है चार्जिंग, ठीक है, CH, ठीक है, चार्जिंग के दौरान देखो, अब चार्जिंग के दौरान देखो दोनों प्रकार की प्लेटें हैं इसमें, एक तरह से धन है, ठीक है, ये हो गई पॉजिटिव धन प्लेट, और ये हो गई ऋण प्लेट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया अपन ने, इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया अपन ने, ठीक है, DC से चार्ज होगा ये क्या होगा, DC से ही चार्ज होगा, और DC अपन को देगा, ध्यान रखना है, ठीक है, DC देगा और DC से ये चार्ज होगा, ठीक है। अब देखो चार्जिंग के दौरान, ठीक है, चार्जिंग के दौरान अब देखो चार्जिंग क्रिया के फलस्वरूप क्या होगी, दोनों जो धन प्लेटें हैं वो लेड पेरोक्साइड, ठीक है, लेड पेरोक्साइड की बन जाएंगी, ठीक है, लेड पेरोक्साइड चार्जिंग के दौरान लेड पेरोक्साइड की बनेंगी। और सेकंड जो प्लेटें हैं, ठीक है, धन प्लेटें लेड पेरोक्साइड तथा ऋण प्लेटें स्पंजी लेड Pb, देखो ये तो PbO2, लेड पेरोक्साइड की, ठीक है, और ये धन प्लेटें स्पंजी लेड Pb, ओनली Pb, इसको बोलते हैं स्पंजी लेड, ठीक है, Pb स्पंजी लेड Pb की बन जाती हैं, ठीक है, Pb। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, चार्जिंग के दौरान सेकेंडरी लेड एसिड सेल की जो धनात्मक प्लेट है वो किसकी बनती है, यानी जब जैसे जैसे सेल चार्ज होता है वैसे वैसे प्लेटें जो धन प्लेटें हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, डिस्चार्ज है, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, डिस्चार्जिंग की देखो पहले यहाँ पे, डिस्चार्जिंग, ठीक है, डिस्चार्जिंग, अनावेशित, इसको अनावेशित हिंदी में बोलते हैं, अनावेशित होता है सेल। अब देखो सेल अपन को नया मिला है, अपन को चार्ज है, ठीक है, पहले से चार्ज है, अब इसको अपन डिस्चार्ज करेंगे, तो देखो डिस्चार्जिंग के दौरान सेल की जो दोनों प्रकार की जो प्लेटें हैं वो PbSO4 लेड सल्फेट PbSO4 प्लस व माइनस किसकी बनी होती हैं, PbSO4, ठीक है, लेड सल्फेट PbSO4, ठीक है, लेड सल्फेट की बनी होती हैं,
डिस्चार्ज है सेल, सेल अपन नया लेके आए, विक्रेता द्वारा क्या डाला गया, H2SO4 तनुगंधक अम्ल डाला गया, इलेक्ट्रोलाइट डाला गया, ये क्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मिंग। ठीक है, इसके बाद में अपन सेल को क्या किया, डिस्चार्ज किया, सेल डिस्चार्ज है। ठीक है, डिस्चार्ज सेल है ये, इसको अपन चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज सेल है, डिस्चार्ज में PbSO4 लेड सल्फेट की बनी होती है, PbSO4 दोनों प्रकार की प्लेटें एक ही मटेरियल की बनी होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन को सेल को डिस्चार्ज हो गया, फिर अपन ने इसको चार्ज किया। चार्ज करने के दौरान जो पॉजिटिव प्लेट है वो पहले किसकी थी, PbSO4, अब वो PbO2 लेड पेरोक्साइड की बन गई है। और जो ऋणात्मक प्लेट है पहले किसकी थी, PbSO4 की थी, अब वो स्पंजी लेड की बन गई है। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों से एक कम रखी जाती है, यानी धन प्लेट हमेशा कम होती है ऋण प्लेटों से, ये ध्यान रखना। एक संख्या में केवल एक का अंतर होता है। ठीक है, और धन प्लेटें चार्जिंग के दौरान PbO2 की बन जाती हैं और ऋण प्लेटें स्पंजी लेड की रहती हैं। ठीक है, स्पंजी लेड की बन जाती हैं, जबकि स्टार्टिंग में दोनों प्लेट डिस्चार्ज के दौरान PbSO4 लेड पेरोक्साइड की बनी होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब देखो इसमें फॉल्ट होते हैं, कौन कौन से दोष पाए जाते हैं इस सेल के दोष। ठीक है, अब देखो इसकी विशिष्टियां देख लेते हैं प्रत्येक सेल का। ठीक है, इसमें 2.2 वोल्ट प्रत्येक सेल का। देखो एक इसमें सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, एक तरह से लेड एसिड बैटरी है। ठीक है, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, एक से अधिक सेल हैं, तो प्रत्येक सेल का जो EMF होगा इसमें 2.2 वोल्ट होगा। यानी इसका जो प्रत्येक सेल का EMF है, प्रत्येक सेल का EMF 2.2 वोल्ट। ठीक है, पर सेल 2.2 वोल्ट पर सेल, ध्यान रखना प्रत्येक सेल का EMF 2.2 वोल्ट प्रति सेल होगा। ठीक है, और 2 ओम तक इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो 2 ओम। और कितना है, 2 ओम। देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, लोड का प्रतिरोध अपन बाहर जोड़ेंगे वो तो लोड से रिलेटेड होगा, लेकिन इसके अंदर जो प्लेटों के द्वारा जो भी खपत किया जाता है वो 2 ओम का रेजिस्टेंस अंदर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका EMF 2.2 वोल्ट। EMF तो आपको प्रत्येक सेल का ध्यान में रखना है। ठीक, अब ये सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल में प्रत्येक सेल का 2.2 वोल्ट पर सेल और आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम तक होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज़ें इसकी विशिष्ट हैं। यूज देखो इसके मोटर गाड़ियों में, रेल गाड़ियों में। ठीक है, लेड एसिड सेल बैटरी का उपयोग मोटर गाड़ियों में, रेल गाड़ियों में किया जाता है। एंड इन्वर्टर के लिए भी अपन इसी का यूज करते हैं, इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए, इन्वर्टर के सप्लाई लेने के लिए इसी बैटरी का यूज करते हैं अपन। ठीक है, ये द्वितीयक सेल सेकेंडरी बैटरी होती है, सेकेंडरी सेल लेड एसिड सेल ही यूज करते हैं। ठीक है, देखो अब इसके दोष, इसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तरह से और कंप्लीट नोट बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, अपना रिवीजन आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखो इसके फॉल्ट, लेड एसिड सेल के फॉल्ट, इसमें दोष हैं 4 प्रकार के, कौन कौन से हैं उनको समझेंगे अपन। जैसे प्राइमरी सेल में था स्थानीय क्रिया दोष, ध्रुवाच्छादन। ठीक है, स्थानीय क्रिया दोष को अमलगमेशन से कर रहे थे, जस्ते की सट पर पारे की परत चढ़ाकर, और उसको ध्रुवाच्छादन को सरंध्र पात्र में MnO2 का चूर्ण डाल के, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाल के अपन उसका यूज कर रहे थे, उस दोष को दूर कर रहे थे। अब देखो इसमें इसके दोष हैं, दोष एवं निवारण देखेंगे इसमें, दोष निवारण, दोष व उनके निवारण एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, दोष एवं निवारण एक साथ चलेंगे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट दोष आता है, वो आता है सेंडिमेंटेशन। सेंडिमेंटेशन। ठीक है, सेंडिमेंटेशन। अब देखो सेंडिमेंटेशन दोष क्या होता है, देखो जो प्लेटें हैं वो सॉलिड धातु की न होकर, ठोस धातु की न होकर स्पंजी लेड PB की बनी होती हैं। ठीक है, ये अपन को पता है, PB की बनाई जाती हैं, Pb3O4। ठीक है, Pb3O4। ठीक है, लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड की बनी होती हैं। ठीक है, सेंडिमेंटेशन दोष है। ये क्या होता है, देखो जो प्लेटें हैं वो ठोस धातु की न बनकर लेड पेरोक्साइड की बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये जब चार्ज, ये सेल होता है, ये चार्ज और डिस्चार्ज होगा तो इसमें रासायनिक क्रियाएं होंगी।
प्लेटें भी चेंज होती हैं, अपन को पता है, ठीक है। प्लेटें भी क्या होंगी, चेंज होंगी, जो अपन ने अभी पहले पढ़ा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान। तो जब रासायनिक क्रियाओं के दौरान क्या होता है, जो रेड लेड पेरोक्साइड है वो क्या करेगा, उसका कुछ अंश टूट कर उसकी तली में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, उसकी तली में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसकी तली में जड़कर अशुद्धियां सेल के अंदर एकत्रित हो, तली में एकत्रित हो जाने से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। देखो जब सेल के अंदर पीबीएस ये टुकड़े क्या करेंगे, जैसे नीचे सेपरेटर थे, ठीक है, इसमें नीचे सेपरेटर लगा रखे थे ना अपन ने यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो प्लेटें थी, ये अपन ने सेपरेटर थे, ठीक है, इतनी ये तली है, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, फिर क्या थी, प्लेटें थी, प्लेटों को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। तो यह दोष क्या कहलाता है, सेंडिमेंटेशन दोष। अब देखो Pb3O4 पेरोक्साइड जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो ये लेड का जो कुछ अंश यानी प्लेटों का कुछ अंश जड़कर इसकी तली में इकट्ठा हो जाता है। एक कंडीशन ये आती है जब तली भर जाती है नीचे से, ठीक है, तो ये प्लेटों को शॉर्ट सर्किट कर देती है। तो इस दोष को दूर, ये दोष होता है सेंडिमेंटेशन दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए आसूत जल डालना चाहिए, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या डालें, दोष निवारण। निवारण में क्या है, केवल डिस्टिल्ड वाटर आसूत जल ही डालना चाहिए, आसूत जल या H2SO4 ही डालना चाहिए बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, लेड एसिड सेल में। सेंडिमेंटेशन दोष के निवारण के लिए इसमें आसूत जल यानी गंदगी वगैरह अपन मान लो वैसा जल डाल देंगे, उसमें पहले से गंदगी होगी तो सारी गंदगी नीचे जमा हो जाएगी और सेल निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों में निष्क्रिय एज कम हो जाएगी इसकी, तो इसमें हो सके तो डिस्टिल्ड वाटर अपना आसूत जल जो होता है वही इसके अंदर डालना चाहिए। तो ये सेंडिमेंटेशन दोष हो गया, ठीक है। इसको दूर करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर डालना चाहिए। और लेड पेरोक्साइड के जो प्लेटें होती है वो ठोस नहीं होती। और आप ये बता देना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान ये जो प्लेटें हैं इनका कुछ अंश झड़कर इनकी तली में इकट्ठा हो जाता है और एक कंडीशन ये आती है कि ये प्लेटों को शॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सेल निष्क्रिय हो जाता है। इसके निवारण के लिए केवल हो सके तो इसमें डिस्टिल्ड वाटर ही डालना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर सेंडिमेंटेशन हो गया। दूसरा है अपना इसमें कोरोजन। सेकंड नंबर पे क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन, ठीक है। ये जो कोरोजन होता है, अब देखो ये जो कोरोजन होता है ये सेल के जो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल, एनोड और कैथोड, ठीक है। सेल के मान लो ये है एनोड और कैथोड, इनके ऊपर अम्ल के छिटकने, H2SO4 है अपन डाल रहे हैं, अम्ल के छिटकने से या नमी के कारण, ठीक है, अधिकतर ये सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में एक पीली परत, नीली पीली परत इन संयोजकों पर यानी टर्मिनलों पर, टर्मिनल को बोलते हैं संयोजन, संयोजनों पर अम्ल, ठीक है, के छिटकने पर, छिटकने से या नमी के मौसम में टर्मिनलों पर एक सफ़ेद नीली परत, टर्मिनलों पर सफ़ेद नीली परत, एक सफ़ेद नीली परत जमा हो जाती है, नीली परत जमा हो जाती है, जिसका, अब देखो सफ़ेद परत यानी ऑक्सीकरण हो जाता है एक तरह से, ऑक्साइड, ठीक है, जंग वगैरह बोलते हैं ना अपन, वैसे ही सफ़ेद नीली परत जमा हो जाती है। ज़्यादातर ये सर्दियों के मौसम में होता है, बरसात के मौसम में होता है, ठीक है, और अम्ल वगैरह के छिटकने से। तो इसको दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इससे क्या होता है कि जो अपना लोड है, भार है, उसका बैटरी से जो सेल है अपना, उसका भार से संयोजन अच्छे से नहीं हो पाता है, पूर्ण उसको ईएमएफ नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए यह दोष कोरोजन कहलाता है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, मेट्रो में आया हुआ है पहले, कि ये जो कोरोजन के कारण जो एक ऑक्सीकरण की जो परत चढ़ती है उसका स्वाद कैसा होता है, तो ठीक है, इसको बोलते हैं नमकीला होता है, ध्यान रखना। स्वाद कैसा होता है इसका, नमकीला होता है। सफ़ेद नीली परत जमा हो जाती है जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं अपन। उससे क्या होता है, जो लोड है, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट हो गए अपने, ये पॉइंट हो गए, ये प्लस है, ये माइनस है बैटरी का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ने लोड लगाया कोई,
अब देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण हो जाएंगे तो क्या है, ईएमएफ इसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये क्या दोष है, कोरोजन। इसको दूर करने के लिए इसको गर्म पानी से, सूती कपड़े से इसके टर्मिनलों को साफ करना चाहिए और इसके ऊपर बाद में क्या करें, पेट्रोलियम जेली। ठीक है, पेट्रोलियम जेली से साफ करें और इसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं। निवारण कैसे करते हैं, निवारण गर्म पानी से साफ करके, गर्म पानी से भीगे कपड़े से साफ करके इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, या पेट्रोलियम जेली से इसकी सफाई करेंगे। उसके बाद ग्रीस की पतली परत चढ़ा देंगे, इसके ऊपर टर्मिनलों के ऊपर चढ़ा देंगे। ये दोष दूर हो जाएगा, कोरोजन। ठीक है, क्योंकि टर्मिनलों के अम्ल के खिटकने या नमी के कारण क्या हो जाता है, सफ़ेद नीली परत जमा हो जाती है। यह दोष क्या है, कोरोजन कहलाता है। और इसके निवारण के लिए गर्म पानी से भीगे कपड़े को इसके साफ करें या पेट्रोलियम जेली का यूज करके इसको साफ कर दें टर्मिनलों को, और उनके ऊपर क्या कर दें, एक पतली ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं। इससे दोष दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला है अपना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बकलिंग। अगला क्या है, बकलिंग। बकलिंग देखो, बकलिंग बोलते हैं, बकलिंग। ठीक है, बकलिंग देखो, बकलिंग देखो, अधिक विद्युत धारा 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा, 6 एम्पियर से अधिक पर आवेशित। ठीक है, 6 एम्पियर से अधिक पर आवेशित, 25 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर विसर्जित, डिस्चार्ज। 25 एम्पियर से अधिक आवेशित और ये से अधिक पर अनावेशित डिस्चार्ज और ये चार्ज। ठीक है, अब देखो बकलिंग दोष क्या होता है, अपन इसको 6 एम्पियर से अधिक धारा पर, अधिक विद्युत धारा दर पर, 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा दर पर आवेशित करेंगे। आवेशित को बोलते हैं चार्ज। इसको चार्ज करेंगे या 25 एम्पियर से अधिक पर इसको डिस्चार्ज करेंगे तो ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। इससे क्या होगा, अधिक विद्युत धारा के कारण ये जो प्लेटें हैं वो ऐंठ जाएंगी, मुड़ जाएंगी, जिससे क्या होंगी, एक तरह से शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। तो इस दोष को क्या बोलते हैं, बकलिंग। यानी अधिक विद्युत धारा दर पर 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा दर पर चार्ज और 25 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा दर पर डिस्चार्ज करते हैं सेल को, तो इसमें बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। इसकी प्लेटें मुड़कर ऐंठ जाती है, जिससे सेल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसको दूर करने के लिए निवारण देखो, निवारण यही हो गया, 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा दर पर कभी आवेशित नहीं करना चाहिए और 25 एम्पियर धारा दर पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, इससे अधिक पर। ठीक है, इससे कम पे करना चाहिए, इससे अधिक पर नहीं करना चाहिए। ये इसका निवारण हो गया। ठीक है, यानी 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा दर पर आवेशित नहीं करना चाहिए और 25 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा दर पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। यदि इससे अधिक पर अपन करेंगे तो बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा, प्लेटें ऐंठ कर मुड़कर ऐंठ जाएंगी और जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। ठीक है, अब देखो अपना 4 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर है सल्फेशन। 4 नंबर है सल्फेशन। 4 नंबर है सल्फेशन। 1 सप्ताह है या इससे अधिक, 1 सप्ताह है या इससे अधिक सेल निष्क्रिय पड़ा रहता है। सेल निष्क्रिय होने पर यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इससे उसका इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा या ठोस हो जाता है। अब देखो सल्फेशन दोष क्या होता है, सल्फेशन दोष। ठीक है, सल्फेशन फॉल्ट है। ये क्या है, 1 सप्ताह से यानी 7 दिन या 7 दिन से अधिक, जैसे मान लो 2-3 महीने तक कोई बैटरी पड़ी है, ठीक है, अपन ने उसको काम में नहीं लिया, नहीं तो उसको चार्ज किया, नहीं डिस्चार्ज किया, तो यह दोष उत्पन्न हो जाएगा। इससे क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है, उसको दोबारा चार्ज करना कठिन हो जाता है। ठीक है, यदि किसी बैटरी में यह दोष परमानेंट आ जाए, ठीक है, तो उसको
दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाई जाती है। ट्रिकल चार्जिंग, जो उसको ट्रिकल चार्जिंग, निवारण क्या है? ट्रिकल चार्जिंग। यदि हो सके तो सही हो जाएगा, वरना होगी नहीं अधिक समय तक। ट्रिकल चार्जिंग विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाई जाती है, अब देखो सल्फेशन दोष क्या है? एक सप्ताह उससे अधिक बैटरी कोई सेल निष्क्रिय होने पर इसका सेल उसके इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है, जिससे यह सल्फेशन दोषयुक्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके निवारण से लिए 1 एम्पियर पर लंबे समय तक, ठीक है, निम्न विद्युत धारा दर, ट्रिकल चार्जिंग को बोलते हैं निम्न विद्युत धारा दर, अर्थात 1 एम्पियर पर इसको 2-3 दिनों तक चार्ज में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यह ट्रिकल चार्जिंग विधि कहलाती है, लंबे समय तक। ठीक है, 2-4 दिन तक, 1 वीक भी 2-4 दिन तक इसको लगाए रखते हैं, 1 एम्पियर विद्युत धारा दर पर इसको चार्ज करते हैं, तो ये धीरे धीरे चार्ज होगी। ठीक है, और यह ट्रिकल चार्जिंग विधि कहलाती है। इसके द्वारा सल्फेशन दोष को दूर किया जाता है। इसके विशिष्टताएं 2 पॉइंटों में अपने पढ़ ली है। ठीक है, अगला है अपना निकिल आयरन सेल। ठीक है, ये लेड एसिड सेल था। 2 नंबर है निकिल आयरन सेल। ठीक है, 2 नंबर क्या है? निकिल आयरन सेल। देखो निकिल आयरन सेल, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, निकिल आयरन सेल, सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए। निकिल आयरन सेल, ठीक है, निकिल आयरन सेल। अब देखो निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल में देखो कंस्ट्रक्शन एक तरह से समान ही होती है। इसमें अपन एक एक चीज पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोलाइट, मान लो इसको एनोड और कैथोड देख लो आप, एनोड प्लस प्लेटें और कैथोड माइनस प्लेटें। ठीक है, एक इसका इलेक्ट्रोलाइट लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट, एक इसका ईएमएफ, एक इसका प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध आर वो। ठीक है, ये चीजें अपन को इसमें ध्यान रखनी है। देखो अब इसमें अब देखो इसका पात्र होता है वो स्टील का बना होता है। ठीक है, स्टील का बना होता है। ये देखो निकिल आयरन की बनी होती है, इसकी प्लेटें हैं वो निकिल की बनी होती हैं। प्लेटें किसकी बनी होती हैं? निकिल की बनी होती हैं, निकिल आलेपित स्टील की। ठीक है, प्लेटें निकिल आलेपित स्टील रिबन की नली के रूप में बनाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, निकिल आलेपित स्टील की प्लेटें, निकिल आलेपित स्टील की, निकिल आलेपित स्टील की। ठीक है, निकिल आलेपित स्टील की प्लेटें बनाई जाती हैं दोनों प्रकार की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अपन इसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH तथा LiOH, KOH इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, देखना एक बार, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इधर देख लो, लिख लीजिए, लिख लो, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, निकिल आलेपित स्टील की, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH, ठीक है, KOH और LiOH। ठीक है, KOH प्लस LiOH। लिथियम हाइड्रेट, ये तो होता है लिथियम हाइड्रेट। ठीक है, और ये पोटेशियम हाइड्रेट, हाइड्रोक्साइड, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस दोनों। ठीक है, ये दोनों प्लस में होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम LiOH। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रेट, ठीक है, की लुगदी भरी जाती है। ठीक है,
और प्लेटों के बीच निकिल हाइड्रेट की लुगदी, प्लेटों के बीच निकिल हाइड्रेट, सरंध्र पात्र बोल सकते हैं एक तरह से, सरंध्र पात्र, पात्र प्लेटों के बीच, ठीक है, प्लेटों के बीच निकिल हाइड्रेट की लुगदी, निकिल हाइड्रेट की लुगदी भरी जाती है, ठीक है। सरंध्र पात्र में निकिल हाइड्रेट की लुगदी यानी प्लेटों के बीच में, ठीक है, निकिल हाइड्रेट NiOH2, निकिल हाइड्रेट NiOH2, ठीक है, निकिल हाइड्रेट की लुगदी। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्स प्लस LiOH, लिथियम हाइड्रोक्स। एनोड कैथोड पर रहते हैं निकिल आलेपित स्टील की बनाई जाती है, निकिल आलेपित स्टील की, ठीक है, दोनों प्रकार की प्लेटें। अब देखो इसमें देखो EMF इसका, इसमें EMF इसमें 1.2 से 1.5 वोल्ट EMF इसका, देखना EMF इसका 1.2 से 1.5 वोल्ट, 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 वोल्ट होता है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध उससे अधिक होता है, ठीक है, लेड एसिड जो सेल है उससे अधिक होता है। अब देखो इसमें चार्जिंग के दौरान, ठीक है, चार्जिंग के दौरान धन प्लेटें निकिल हाइड्रेट की, ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान देखते हैं इसमें प्लेटें किस किस प्रकार की होती हैं, ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। सबसे पहले देखो चार्जिंग, फॉर्मिंग वही प्रक्रिया है, चार्जिंग होती है, ठीक है, चार्जिंग के दौरान, ठीक है, प्लस और माइनस, प्लेट माइनस प्लेटें, ठीक है। देखो चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव प्लेट इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग के दौरान इसमें पॉजिटिव प्लेट है, प्लेटें निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH, निकिल हाइड्रोक्साइड, निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH2 निकिल हाइड्रोक्साइड, और ऋण प्लेटें लोहे की, ऋण प्लेटें लोहे की Fe, ठीक है, लोहे की बनी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लोहे की बनी होती हैं। धन प्लेटें, ये धन है, ये ऋण है, ठीक है। सेल कौन सा है अपना, निकिल आयरन, कौन सा है, निकिल आयरन, आयरन सेल, ठीक है, निकिल आयरन सेल है। चार्जिंग के दौरान धन प्लेटें, पॉजिटिव प्लेटें निकिल हाइड्रोक्साइड, स्टार्टिंग में दोनों प्लेटें, ठीक है, निकिल आलेपित स्टील की बनी होती हैं, निकिल आलेपित स्टील की बनी होती हैं, जबकि चार्जिंग के दौरान ये प्लेटें धन प्लेटें हैं वो निकिल आलेपित स्टील से निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH2 की बन जाती हैं, और ऋण प्लेटें लोहे की बन जाती हैं, ठीक है, लोहे की बन जाती हैं। अब देखो डिस्चार्जिंग के दौरान, यहाँ पे आ गया अगला है अपना डिस्चार्ज, सेल डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज के दौरान, ठीक है, वही धन और वही ऋण, वही प्लेट, ठीक है, देखना धन और ऋण प्लेट, ठीक है। धन प्लेटें निकिल हाइड्रेट NiOH2 निकिल हाइड्रेट की बन जाती हैं, ठीक है, निकिल हाइड्रेट की बन जाती हैं। ऋण प्लेटें आयरन हाइड्रेट FeOH2 आयरन हाइड्रेट, ध्यान रखना। चार्जिंग के दौरान धन प्लेटें निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH2 और
माइनस प्लेट लोहे की, ठीक है। डिस्चार्जिंग के दौरान धन प्लेटें निकिल हाइड्रेट NiOH2, ठीक है, NiOH2 तथा ऋण प्लेटें माइनस प्लेट जो वो आयरन हाइड्रेट FeOH2 की बन जाती हैं। ये कंडीशन ध्यान रखना, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे, ठीक है। ये सेकेंडरी सेल था। अब देखो तीसरा निकिल कैडमियम सेल, ठीक है, निकिल कैडमियम सेल। इसमें इसकी जो संरचना है, जो भी कंडीशन है, सारी निकिल आयरन सेल के समान है। किसमें? निकिल कैडमियम। ये आयरन था, अब ये है कैडमियम, निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम, कैडमियम, ठीक है, निकिल कैडमियम सेल। इस सेल में देखो क्या होता है, निकिल कैडमियम में, अब देखो निकिल आयरन, इसमें निकिल कैडमियम सेल है, वो निकिल आयरन सेल के समान है, लेकिन इसमें जो धन प्लेटें होती हैं वो निकिल की तथा ऋण प्लेटें कैडमियम की। इस सेल में क्या होती है, जो धन प्लेटें हैं वो निकिल की और इसमें ऋण प्लेटें कैडमियम की बनाई जाती हैं। बस यही कंडीशन है इसमें, जो धन प्लेटें वो तो निकिल की और ये कैडमियम की इस सेल में, बाकी प्रोसेस वही है, ठीक है। ये कैडमियम की बनाई जाती हैं और इसका लाभ यह है कि आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है सेल का, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। अब देखो निकिल आयरन सेल, लेड एसिड सेल था, वो गीला द्वितीयक सेल था और अम्ल रहित सेल था, ठीक है, अम्ल सेल था, ठीक है, सेकेंडरी या द्वितीयक अम्ल सेल था लेड एसिड सेल। और ये कौन सा सेल है? क्षारीय सेल। ध्यान रखना, निकिल आयरन सेल या निकिल कैडमियम, इनको क्या बोलते हैं? क्षारीय सेल भी बोलते हैं, क्षारीय सेल, ठीक है, निकिल आयरन, ये क्षारीय सेल हैं। ध्यान रखना, गीला क्षारीय सेल, गीला द्वितीयक सेल, ठीक है। अब देखो ये लुगदी के रूप में होता है, ये गीला नहीं होता, ठीक है। निकिल आयरन सेल गीला नहीं होता लेकिन क्षारीय होता है, ध्यान रखना। अम्ल रहित सेल है, अम्ल रहित मतलब क्षारीय होगा एक तरह से। इन सेलों में कोरोजन बकलिंग प्रकार के दोष नहीं पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा सेंडिमेंटेशन दोष होता है जिसका कोई निवारण नहीं है, क्योंकि जब तक वो अपना विराट रूप लेता है इतने में सेल की एज ही क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, ठीक है, सेल की एज पूरी हो जाती है। अब देखो बैटरी, बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी। सेल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 3 प्रकार के सेल थे, तीनों अपन ने समझ लिए हैं, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। अब है अपनी बैटरी, ठीक है, बैटरी। ठीक है, बैटरी, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, ठीक है, सेलों के समूह को। एक सेलों, 2-4 सेलों को अपन जोड़ लेते हैं किसी भी श्रेणी या समांतर, वो अपन आगे जोड़ के देखेंगे। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। एक से अधिक सेलों को अपन ने जोड़ लिया, वो क्या कहलाएगी? बैटरी कहलाएगी। चाहे 2 सेल हो, उसमें एक सेल से अधिक सेलों के समूह को बैटरी बोलेंगे, यानी सेलों के समूह को अपन बैटरी बोलते हैं, ठीक है। अब इनको श्रेणी समांतर या मिश्रित क्रम में जोड़ सकते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले किस क्रम में? जैसे श्रेणी क्रम, सेलों का समूह है, यानी बैटरी को किस किस क्रम में जोड़ सकते हैं? यानी सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया, यानी सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन करेंगे तो किसका निर्माण होगा? बैटरी का। सेलों का संयोजन, ठीक है, सेलों का संयोजन। सेलों को अपन जोड़ देंगे, 1 नंबर पे होगा है श्रेणी, सीरीज संयोजन, इसको बोलते हैं श्रृंखला। ध्यान रखना ये चीजें, श्रृंखला भी बोलते हैं इसको, श्रृंखला, सीरीज, श्रेणी, श्रृंखला, ठीक है। सीरीज इंग्लिश वर्ड होगा, श्रेणी और श्रृंखला एक ही बात है, ठीक है। अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं इसको? सेलों को अधिक विद्युत वाहक बल, इंपोर्टेंट फैक्ट है, अधिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझते हो ना, इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने वाला बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अधिक ईएमएफ प्राप्त करने के लिए
यदि अपन को अधिक ईएमएफ चाहिए, ठीक है, तो सेलों को सीरीज में अपन कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर है, ये सेल का सिंबल होता है प्लस माइनस, ठीक है। ठीक है ना। ये होता है सीरीज क्रम, इस क्रम से जोड़ते हैं अपन इनको, ठीक है। यहाँ पे जोड़ लिया और यहाँ पे अपन ने एक लोड लगा दिया। ये जो क्रम हो गया ये है ठीक है ना, ये हो गया अपना सेल, ठीक है। अब देखो श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं? अधिक ईएमएफ प्राप्त करने के लिए। तो टोटल यदि अपन ईएमएफ देखेंगे, ठीक है, ईएमएफ, अब देखना इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, ये ध्यान देना, इसमें अब आएगा अपना अधिक ईएमएफ प्राप्त कर रहे हैं अपन, ठीक है। और कौन सा क्रम है? ये सीरीज क्रम है, ये है सीरीज। अपन को टोटल ईटी का मतलब क्या है? टोटल ईएमएफ, या इसको वीटी से भी लिखते हैं अपन, वीटी टोटल वोल्टेज, ठीक है। निकालने के लिए क्या करते हैं? वीटी या ईटी यानी ईएमएफ, टोटल ईएमएफ हो गया, ठीक है। अब देखो अधिक ईएमएफ प्राप्त करेंगे तो अधिक होगा। अब जितने सेल हैं, एक तो ये देखो कि सेलों को अपन जोड़ते हैं तो एक ही रेटिंग के होने चाहिए, ठीक है। तो सभी एक ही रेटिंग के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन इंटू ई, एन क्या है यहाँ पे? एन इंटू ई। एन यहाँ पे है श्रेणी में जुड़े सेलों की संख्या, एन क्या है? सेलों की संख्या, आप संख्या, ठीक है। और ई यहाँ पे क्या है? एक सेल का ईएमएफ। मान लो अपने पास 1 2 3 सेल हैं, ठीक है। ये क्या है? 3 सेल जुड़े हुए हैं, तीनों 1.5 वोल्ट के हैं, ठीक है। तीनों की वोल्टेज रेटिंग 1 होगी, ठीक है। तो 3 सेल जुड़े हुए हैं, 3 इंटू 1.5 तो 4.5 क्या हो गया? वोल्ट। ये क्या हो गया? इसका ईएमएफ हो गया। तो श्रेणी में इस तरह यदि अपन को सीरीज में दिए हुए हो कि 5 सेल प्रत्येक 1.5 का है या 3 सेल 1.5 वोल्ट का है, तो श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो इनकी टोटल ईएमएफ, इनका टोटल वोल्टेज या टोटल ईएमएफ कितना होगा? तो एन इंटू ई से अपन निकालेंगे। एन यहाँ पे सेलों की संख्या, ई यहाँ पे एक सेल का ईएमएफ हो गया, ठीक है, 4.5 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे, ये तो क्या हो गई? आंतरिक प्रतिरोध निकालना है यदि अपन को, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध आरटी, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध ये क्या हो गया? कुल ईएमएफ। अब यहाँ से निकालेंगे अपन आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, इनका। अब देखो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, आपको पता ही चल गया कैसे जोड़ते हैं। ये फैक्ट है, यदि आप ध्यान देते चलो। कुल ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कुल आंतरिक प्रतिरोध आरटी, ठीक है ना, ये टोटल आरटी। अब आर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आरटी ये हो गया स्मॉल आर होता है आरटी। एन इंटू आर वही चीज़ है, एन इंटू आर। यदि ईएमएफ जुड़ रहा है तो ये भी तो जुड़ेगा। एन यहाँ पे क्या है? एन यहाँ पे क्या है? सेलों की नंबर ऑफ सेल, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है? एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। जितना है इससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में कुल विद्युत धारा, परिपथ की कुल विद्युत धारा, ध्यान रखना, परिपथ की कुल विद्युत धारा
ये लिखते चलो, परिपथ की कुल विद्युत धारा I बराबर, कुल विद्युत धारा I बराबर, इंपोर्टेंट है, I बराबर फॉर्मूला क्या होता है अपना V/R, ठीक है, ओम के नियम के अकॉर्डिंग देखना एक बार। VT यहाँ पे V क्या है ET, ठीक है, ET बराबर यहाँ पे क्या है R, यही चीज है। I बराबर V/R, V की जगह यहाँ पे क्या EMF है वो भी टोटल, और R आएगा कुल प्रतिरोध, ठीक है। अब देखना ET बटा, अब देखो यहाँ पे टोटल ET किससे निकाल रहे हैं अपन, ध्यान रखना, फॉर्मूला देखना ध्यान से, ET किससे निकाल रहे हैं N इंटू ई से, तो यहाँ पे N इंटू ई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बटे ET R। अब देखो R दो है यहाँ पे, एक तो क्या है परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है, एक तो क्या है इसमें परिपथ का प्रतिरोध, एक क्या है इसका आंतरिक प्रतिरोध, तो RT यहाँ पे लिख सकते हैं RT प्लस R, ठीक है। अब इसको मैं और N इंटू ई, ठीक है, ये इसके बराबर में लिख लेना, यहाँ पे आ जाएगा N इंटू R, ठीक है, N इंटू R, देखो ये फॉर्मूला रहा N इंटू R प्लस R, ये फॉर्मूला किसका निकल गया, श्रेणी में यदि जुड़े हुए हों तो विद्युत धारा अपन को निकालनी हो, परिपथ की कुल करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो वो इस सूत्र से अपन निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है करंट के लिए, और ET के लिए ये ही, आंतरिक प्रतिरोध के लिए है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट में अपन सोल्व करवाएंगे इससे रिलेटेड, N इंटू ई अपॉन N इंटू R प्लस R, ठीक है। ये अब देखो अगला है अपना समानांतर क्रम, ठीक है, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो समानांतर क्रम, अगला है पैरेलल, बोलते हैं समानांतर क्रम। सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए, शेयर करते रहिए और अपना ध्यान से कंटिन्यू पढ़ते रहिए। देखो समानांतर क्रम, पैरेलल, समानांतर क्रम, इसको पैरेलल क्रम भी बोलते हैं, ठीक है, क्रम या संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है। ये देखो समानांतर क्रम संयोजन, इसमें देखो, इसमें जोड़ते समय क्या करते हैं, सेल के धनात्मक को एक जगह और ऋणात्मक को एक जगह कॉमन करके अपन सप्लाई, इनको लोड से कनेक्ट कर देते हैं। ये कैसे जुड़ गया, जैसे मान लो ये प्लस का है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव यहाँ पे एक जगह, ये नेगेटिव यहाँ पे एक जगह, ये पॉजिटिव यहाँ पे एक जगह, ये नेगेटिव एक जगह। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ले लिया अपन ने, तीनों को ऐसे कॉमन करके इनको लोड से कनेक्ट कर देंगे। एक तरह से डेफिनेशन में बन गई कि सभी सिरों को, पॉजिटिव को एक जगह, नेगेटिव को एक जगह कॉमन करके अपन इनको लोड से संयोजित कर देते हैं, इनको लोड से संयोजित कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने भी जोड़ सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे सेल को समानांतर में जोड़ते हैं तो क्यों जोड़ते हैं, अधिक मान की विद्युत धारा, वो क्या था, सीरीज क्या था, EMF बढ़ाने के लिए, ये क्या है, अधिक विद्युत धारा, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, अधिक विद्युत धारा अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोनों, प्राप्त करने के लिए। वैसे पैरेलल में क्या होती है, वैसे पैरेलल में अपन वायरिंग करते हैं तो वोल्टेज समान रहती है, जबकि सीरीज में अलग अलग होती है, उसमें करंट समान रहता है। सेल में क्या है, सेल में क्या होगा, सीरीज में वोल्टेज अधिक हो जाएगी और समानांतर में धारा अधिक हो जाएगी। यदि सेलों को अपन पैरेलल में जोड़ेंगे तो अधिक मान की विद्युत धारा प्राप्त करेंगे, यानी करंट बढ़ाने के लिए इसमें जोड़ते हैं अपन समानांतर क्रम में। अब वही चीज़ है तीनों का, इसमें देखेंगे कुल क्या होगा, इसमें करंट, ठीक है, समानांतर क्रम में कुल EMF, ठीक है, पैरेलल में कुल EMF देखेंगे। देखो समझने वाली चीज़ वही है, ये अपन को पता चल गया कि अधिक करंट यानी करंट बढ़ जाएगा इससे, पैरेलल में जोड़ देंगे तो। अब देखो ET कुल EMF है,
कुल ईएमएफ कोई दिक्कत नहीं है, ईटी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ईटी नहीं बढ़ेगा, केवल ई के बराबर होगा, ठीक है, केवल ई के बराबर होगा। ई यहाँ पे क्या है, एक सेल का ईएमएफ, ई यहाँ पे क्या है, एक सेल का ईएमएफ। मान लो 1.5 वोल्ट के या 1.2 वोल्ट का 20 सेल पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनका ईएमएफ कितना होगा, तो 1.2 ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है, 1.2 वोल्ट होगा, क्योंकि प्रत्येक सेल का जो एक है 1.2 के है, मान लो 20 सेल है, कितने भी जोड़ दो लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना, ये पैरेलल के अंदर सेल का वोल्टेज नहीं बढ़ता, वोल्टेज एक सेल के बराबर ही कुल वोल्टेज होता है समानांतर क्रम में, ठीक है। लोड को वोल्टेज मिलेगा, चाहे 20-30 सेल जोड़ दो आप, 1.2 वोल्टेज मिलेगा, करंट बढ़ जाएगा। करंट देखो, अब पहले देखो आरटी, ठीक है, टोटल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये कुल ईएमएफ, ठीक है, ये कुल ईएमएफ हो गया, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, आर अपॉन एन, भाग दे देंगे अपन, आर यहाँ पे क्या है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे है सेलों की संख्या, एन यहाँ पे क्या है, सेलों की संख्या, लिखते चलो ये सेलों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ सेल। कुल ईएमएफ ईटी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा कुल वोल्टेज, और यहाँ पे कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा वो आर अपॉन एन, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बटा सेलों की संख्या, ठीक है, इससे निकल कर आ जाएगा। अब देखो अपनी आई, परिपथ की कुल विद्युत धारा आई, परिपथ की सर्किट की कुल करंट की कुल विद्युत धारा आई, ठीक है, आई यहाँ से बराबर, इंपॉर्टेंट है देखना, आई बराबर वैसे होता है अपना V अपॉन आर, आई बराबर क्या होता है, V बटे आर। अब देखो V यहाँ पे क्या है, E के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, E बराबर बटा आर। अब R यहाँ पे क्या है, RT प्लस आर, ये चीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है, RT प्लस आर करेंगे तो देखो नीचे RT, यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं E बटा RT क्या है, R अपॉन एन प्लस आर, ठीक है, आर एन प्लस आर, ठीक है। अब देखो इसके नीचे अपन क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, एन कॉमन लेंगे यहाँ पे, देखना इधर, आई बराबर ई, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने कॉमन क्या ले लिया, एन, ठीक है ना, एन अपन कॉमन लेंगे तो आर प्लस एन कॉमन लेंगे, एक बार क्या गया, आर प्लस, ठीक है, एक यहाँ पे एन आएगा, एन, ठीक है, एन इंटू आर, एन इंटू आर, ये फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, धारा निकालने का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों, ध्यान रखना, वो सीरीज का था, ये पैरेलल का है, ये तीनों चीज आपके, ये तीनों फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए, ये इसमें यही है, मतलब मोस्ट यही है। और कुल धारा, कुल जो ईएमएफ होगा एक सेल का होगा, और यदि कुल आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो एक सेल का जो प्रतिरोध है उसमें कुल सेलों की 5 जुड़े हैं, 10 जुड़े हैं, 15, 20 जो भी जितने भी जुड़े हैं उनका अपन भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। धारा निकालनी हो तो इस सूत्र से निकलेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलो आगे, मिश्रित क्रम, ठीक है, जो दोनों जुड़े होते हैं इसमें, श्रेणी और समानांतर क्रम बोलते हैं, श्रेणी समांतर या मिश्रित क्रम बोलते हैं इसको, मिश्रित क्रम, ठीक है, मिश्रित क्रम या श्रेणी समांतर क्रम, ठीक है, संयोजन, 3 संयोजन है, ये 2 संयोजन इंपॉर्टेंट है और ये 2 का मिश्रण हो गया, इसलिए इसको मिश्रित समूह बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर देखो कुछ श्रेणी समूह हैं, श्रेणी समूह होंगे वो पैरेलल में होंगे, ठीक है, श्रेणी समूह कैसे देखना, ये मान लो ये अपना एक सेल हो गया, इधर से भी श्रेणी में जुड़े हैं ये, ठीक है, एक समूह ये हो गया श्रेणी समूह, C1 C2 C3, ठीक है, एक श्रेणी समूह ये हो गया।
ठीक है, C4 C5 C6, ठीक है ना। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे। कुछ श्रेणी समूहों को, ठीक है, दो श्रेणी समूह को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इधर से अपन यहाँ पे ले लेंगे लोड, मान लो ये R हो गया, ठीक है, ये R अपन ने लगा लिया, लोड है, रेजिस्टेंस है। अब देखो ऐसा मिश्रित संयोजन किसे कहेंगे? ऐसा संयोजन जिसमें कुछ श्रेणी समूहों को समानांतर में जोड़ा गया है। एक दो श्रेणी समूह हो गए, और भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। श्रेणी समूह होंगे, उनको अपन, यानी श्रेणी के ग्रुप हो गए ना 3 के, ये सीरीज में है, फिर ये दोनों किस में कनेक्ट हो गए? पैरेलल में। तो ऐसे क्रम को क्या बोलते हैं? मिश्रित क्रम या श्रेणी समानांतर क्रम बोलते हैं। इसमें देखो अब अपन वो निकालते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का। अब देखना इसमें कुल मिश्रित क्रम में कुल ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ET बराबर N इंटू इसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं पहले, वही है। टोटल ईएमएफ होगा वो N इंटू E के बराबर होगा, सही है। यूज क्यों करते हैं इसका? अधिक समय तक अधिक मान की, यानी अधिक ईएमएफ एवं अधिक विद्युत धारा। अधिक ईएमएफ यूज, अधिक ईएमएफ व अधिक विद्युत धारा, यानी दोनों हो गए तो दोनों चीज बढ़ जाएंगे। अधिक विद्युत धारा अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। श्रेणी सेलों को इस क्रम में जोड़ा, अधिक ईएमएफ व अधिक विद्युत धारा मान की, और अधिक समय तक चाहिए तो। अब देखो सूत्र देख लो, इंपोर्टेंट है अपने। RT बराबर टोटल आंतरिक प्रतिरोध N इंटू R प्लस बटा M। अब देखो N आपको पता है नंबर ऑफ सेल, R यहाँ पे क्या है? स्मॉल r। आंतरिक प्रतिरोध M, देखो M, अब इसमें एक चीज और निकल के आ गई, M यहाँ पे क्या है? श्रेणी समूहों की संख्या, श्रेणी में संयोजित समूह, यानी श्रेणी समूहों की संख्या। श्रेणी में उसमें कितने थे? समूह 2 थे, ठीक है, तो ऐसे 2 कितने समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना M। अब देखो अब इसमें क्या है अपना I, परिपथ की कुल विद्युत धारा I निकालने के लिए देखना I बराबर वही चीज है V बटे R। तो V यहाँ पे क्या है? ET बटे R क्या है? R, RT N इंटू R, RT प्लस R। एक बार RT प्लस R करेंगे, ये परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया, परिपथ का, एक तो सेल का और एक उसमें लोड जोड़ रखा है अपने, मान लो लैंप लगा रखा है, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, वो ये हो गया बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो ET N इंटू इसे, कोई दिक्कत नहीं है, N इंटू इसे निकाल रहे हैं, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ET, ठीक है, N इंटू इसे। अब देखो नीचे इसमें RT N इंटू R अपॉन M, N इंटू R अपॉन M, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सूत्र रहा। प्लस इसमें और जोड़ देंगे R, ठीक है, प्लस इसमें क्या कर देंगे अपन R। तो ये इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं अपन, NI बराबर, ठीक है, N, ठीक है, इंटू E, और ये क्या हो जाएगा M बटा N इंटू R इंटू M, N इंटू R प्लस M इंटू R, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। NME ले लो आप, ME, ठीक है, ये I करंट निकालने का कंप्लीट एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये है। अब देखो बैटरी की, अब ये तीनों क्रम समझ में आ गए, तीनों के फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। अब आगे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखना इसमें बैटरी की दक्षता 2 प्रकार से निकाली जाती है। बैटरी की क्षमता, बैटरी की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी, बैटरी की दक्षता, बैटरी की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी। देखो 2 प्रकार से निकाली जाती है। एक तो होती है
वाट घंटा दक्षता, एक होती है एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा AH, ठीक है, AH बोलते हैं एम्पियर घंटा को, एम्पियर घंटा दक्षता, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज एम्पियर घंटे, निटा ये प्रतिशत है, एम्पियर हावर प्रतिशत बराबर, ठीक है, निटा से रिप्रेजेंट करते हैं दक्षता को एफिशिएंट, AH यानी एम्पियर हावर हो गई, ठीक है, बराबर डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटा ID, ठीक है, ID इंटू HD, डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटे, ठीक है, डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटे, एम्पियर यानी धारा, यानी कितनी धारा दी और कितने घंटे तक दी, ठीक है, बटा चार्जिंग IC इंटू HC। देखो इसको हिंदी में आप लिख सकते हो, चाहे डिस्चार्ज एम्पियर घंटा बटा चार्जिंग एम्पियर घंटा, ठीक है, यानी बैटरी ने कितनी करंट दी कितने घंटे तक है, और फिर चार्ज होने में कितने घंटे तक, कितने समय तक, ठीक है, इतने एम्पियर से कितने घंटे तक वो चार्ज हुई, वो क्या कहलाते हैं, उसकी दक्षता कहलाती है। ऐसे ही एम्पियर घंटा दक्षता, एम्पियर घंटा, ये वाट घंटा, सॉरी निटा वाट हावर, वाट घंटा दक्षता, ये होती है वाट घंटा दक्षता 2 नंबर पे, ठीक है। वाट घंटा दक्षता वो है डिस्चार्जिंग वाट घंटे, डिस्चार्जिंग वाट घंटे वाट हावर बटा चार्जिंग वाट हावर, ठीक है, डिस्चार्जिंग वाट घंटा बटे चार्जिंग वाट हावर इंटू 100, इसमें भी गुणा 100 लगेगा जब प्रतिशत बनेगा, इंटू 100 जब प्रतिशत बनेगा, ठीक है। अब इसमें अपन, ठीक है, डिस्चार्जिंग वाट घंटा चार्जिंग वाट घंटा गुणा 100, ये दोनों आप सूत्र ध्यान में रखना। एम्पियर घंटा एफिशिएंसी निकालने के लिए डिस्चार्ज एम्पियर घंटा और चार्जिंग एम्पियर घंटा गुणा 100 प्रतिशत होता है, एक तरह से दक्षता को प्रतिशत में लेते हैं अपन, ठीक है, गुणा 100 लग जाएगा यहाँ पे वाट घंटा, तो डिस्चार्जिंग वाट घंटा बटे चार्जिंग वाट, वो अपन को देगा कि बैटरी इतने समय तक चार्ज हुई और इतने समय तक डिस्चार्ज हुई, तो इसकी एफिशिएंसी बताइए, दक्षता बताइए, ठीक है। अब देखो बैटरी चार्जर से अपन चार्ज कर सकते हैं, ये 2 प्रकार से होती है। स्थिर धारा चार्जिंग, इसमें क्या होता है कंट्रोल, स्थिर धारा चार्जिंग, स्थिर धारा चार्जिंग में क्या होता है, धारा स्थिर रहती है, बैटरी को चार्जिंग स्थिर धारा चार्जिंग, इस विधि में स्थिर धारा चार्जिंग की विधियां हैं धारा चार्जिंग, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग, 1 2 चार्जिंग विधियां। आवेशित विधियां बोलते हैं इनको, स्थिर धारा आवेशन, ठीक है, और स्थिर वोल्टेज आवेशन। इसमें स्थिर धारा देखो नाम से पता चल रहा है, स्थिर यानी कांस्टेंट धारा रहेगी, इसमें कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, दोनों में ये समझने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ट्रिकल चार्जिंग आप समझते हो, ट्रिकल चार्जिंग 3 नंबर, ट्रिकल चार्जिंग वो बताया था पहले। ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, सल्फेशन दोष युक्त बैटरी को, सल्फेशन दोष क्या होता है, 1 वीक से अधिक समय तक कोई बैटरी पड़ी रहती है निष्क्रिय अवस्था में, वह सल्फेशन दोष युक्त हो जाती है, और उसको 1 एम्पियर दर पर लंबे समय तक चार्ज करना क्या कहलाता है, ट्रिकल चार्जिंग विधि कहलाता है, ठीक है। इस तरह से चार्जिंग विधि 3 प्रकार की स्थिर धारा, ट्रिकल चार्जिंग है वो 1 एम्पियर तक यानी निम्न विद्युत धारा 1 एम्पियर पर लंबे समय तक चार्ज, सल्फेशन दोष युक्त बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा अपन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, इस दोष को भी दूर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए, थैंक यू।